नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 की क्षितिज जो कि फर्स्ट भाग है उसमें से अगला पाठ सुमित्रानंदन पंत का है ग्रामश्री। उस कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन कवि परिचय पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कवि परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो उत्तरांचल के, वर्तमान में इस राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया है, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था 1900 ईस्वी में। और इनकी शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। देखो, सुमित्रानंदन पंत का जो बचपन का नाम है वो गोसाई दत्त था। बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, सुमित्रानंदन पंत रख लिया था, राम के छोटे भाई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, भारत छोड़ो आंदोलन की बात है, तो उनके आह्वान पर पंत ने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे थे। देखो, छायावादी कविता में 4 प्रमुख कवि रहे थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनमें एक ये भी प्रमुख थे, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 77 तक फैला हुआ था। इनकी पहली कविता जो है सुमित्रानंदन पंत की 1916 में गिरजे का घंटा नाम करके प्रकाशित हुई थी। क्या नाम था? गिरजे का घंटा। और 1977 में इनका क्या हो गया था? देहावसान हो गया। देखिए, सुमित्रानंदन पंत हैं वो अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में, जैसे छायावाद में, प्रगतिवाद में और अरविंद दर्शन में प्रभावित रहे थे। इनका दर्शन कौन था? अरविंद दर्शन था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अद्वैतवाद था। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से थी। और जयशंकर प्रसाद हैं वो आनंदवाद, समरसतावाद से प्रभावित थे। तो ये हैं छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं वीणा, ग्रंथि, पल, गुंजन, ग्राम्या और पल्लव, युगांत, स्वर्णकिणी, किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा। ये इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। शुरू की यहाँ तक की काव्य कृतियाँ जो भी हैं वो किसकी हैं? छायावाद से संबंधित है। आगे ये प्रगतिवाद में घुसते हैं और उसके बाद में ये अरविंद दर्शन में। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले इन्हीं रचनाओं पर आपको बता देता हूँ। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें चिदम्बरा के लिए। सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार मिला था इन्हें लोकायतन रचना के लिए। बड़े विद्यार्थी ध्यान दें, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है नेट जेआरएफ में कि पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो लोकायतन पर। साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद पर। ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर, जो हिंदी साहित्य जगत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 1968 में इन्हें नवाजा गया था इससे। ठीक है, इनसे इन्हें सम्मानित किया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान भी मिलती है। यानी मूल रूप से तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। प्रकृति संबंधी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। यानी मनुष्य अपने भावना के माध्यम से प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ जाता है। बहुत ही मार्मिक रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। अपन ग्रामश्री कविता पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का चयन करने के कारण इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। यानी अपने भावों को अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों का चयन किया है, जिसके कारण इन्हें शब्द शिल्पी या फिर प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है बड़ी कक्षाओं के लिए किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। छोटे विद्यार्थी ध्यान दें, ये जो कवि परिचय है वो अच्छे से याद करें। एक प्रश्न यहाँ से 100% अपने परीक्षा में आना है। अब देखो, ग्रामश्री कविता। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा यानी गांव की प्राकृतिक सुंदरता और गांव की समृद्धि का मनोहारी वर्णन इस कविता में किया है। खेतों में दूर तक फैली हुई लहलहाती फसलें हैं और फल फूलों से लदी हुई पेड़ों की डालियां हैं और गंगा की सुंदर रेत को कवि ने बड़ी ही रोमांचित ढंग से प्रस्तुत किया है। और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है वो इस कविता में अपने को पढ़ने को मिलती है। यानी बहुत आनंद आएगा। आप पूरी कविता के साथ लगातार बने रहें ताकि आपको पूरा कविता का रस मिल सके। ठीक है, तो अब चलो अपन पढ़ते हैं कविता। ये रही, आप देख रहे हो ग्रामश्री कविता। ग्रामश्री बहुत ही प्यारी कविता। देखो, खेतों में फैली है दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली।
कवि यहाँ पर कह रहा है कि खेतों में फैली हुई है दूर दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली, यानी कोमल कोमल हरियाली होती है, वो कोमल होती है, वो खेतों में दूर तक फैली हुई है, यानी यह बरसात ऋतु का वर्णन है। खेतों में दूर तक फैली हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है मखमल की सी कोमल कोमल हरियाली, लिपटी है जिसमें रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली, और उसी हरियाली में रवि की यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो इसमें लिपटी हुई हैं। वो इस प्रकार से नज़र आ रही हैं, सवेरे का सुबह का टाइम है कि लिपटी हुई हैं इसमें सूर्य की किरणें हैं, वो ऐसी लग रही हैं चांदी सी उजली जाली, ऐसा लग रहे हैं जैसे चांदी की उजली उजली एक जाली में सारी प्रकृति को फंसा दिया गया है। यानी सुबह सवेरे सवेरे का अपन प्रकृति का जब दृश्य देखते हैं सुबह सुबह, तो ऐसा ही प्रतीत होता है। उसमें ओस की बूंदें होती हैं, वो पूरे ऊपर तक फैली हुई रहती हैं, सभी तरीके से बेल बूटे होते हैं, जो अनाज होता है उस पर छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं, वो एक चांदी की उजली सी नज़र आती हैं। तो कवि कहता है कि इसमें लिपटी हुई हैं रवि यानी सूर्य की किरणें, ऐसी लगती हैं जैसे चांदी की उजली जाली है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे चांदी की उजली उजली यानी एक जाली में पूरी प्रकृति को फंसा दिया है। तिनके के हरे हरे तन पर, तिनके जो घास फूस होते हैं ना या अनाज होता है उसके छोटे छोटे तिनके होते हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे जो तन उसके शरीर पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, उस पे ऐसा लग रहा है हरे हरे पत्तों पर उसके तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, यानी उसमें हरा हरा रुधिर यानी रक्त है वो इसमें झलक रहा है। ऐसी लग रही है ओस की बूंदें जैसे कि उनके पत्तों पर, उसके शरीर पर, उनके तिनकों के पत्तों पर वो हरा हरा रुधिर है वो ऐसे झलक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रुधिर इसमें झलक रहा हो, हरा हरा रुधिर इसमें झलक रहा है, सुशोभित लग रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है, नभ का चीर निर्मल नील फलक है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है यानी श्याम रंग का है, वो पूरा वातावरण भूमि पर झुका हुआ, भूतल पर यानी भूमि पर झुका हुआ है, जिससे आसमान के लिए कहा गया है श्यामल। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है जिससे नभ का चीर फलक, चीर निर्मल फलक नीला फलक है, उसमें आसमान का लंबा निर्मल फलक है वो उस पर आच्छादित सा हो रहा है। धरती पर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान है वो लंबा निर्मल नीले फलक के समान उसमें झुका हुआ है, चारों ओर से ऐसे झलक रहा है, ऐसे फलक रहा है। आगे देखिए, रोमांचित सी लगती है वसुधा। धरती है उस समय ऐसा वर्णन किया है कवि ने कि पृथ्वी है उस समय, वसुधा यानी पृथ्वी उस समय रोमांचित सी लगती है, यानी खुशी खुशी ऐसे नाचने मांगने वाली लगती है, रोमांचित सी लगती है वसुधा। आई जो गेहूं में बाली, जैसे गेहूं में बाली आई हुई है, यानी गेहूं की जो फसल है उसमें बाली आ गई है। गेहूं की जो फसल होती है उसमें किंकनियों में सबसे पहले क्या होती है, बाली आती है। तो रोमांचित सी लगती है वसुधा, बहुत ही खुश लगती है धरती। आई जो गेहूं में बाली, जैसे गेहूं में बाली आई है। अरहर सन्नई के सीने में, अरहर और सन्नई के जो सीने हैं सोने की किंकनियां हैं शोभाशाली। अरहर और सन्नई ये के पौधे होते हैं, अरहर और सन्नई के सोने की किंकनियाँ, उसकी सोने की जो करदनियाँ वो बहुत ही शोभाशाली लगती हैं। उसके सुनहरे रंग की किंकनियाँ यानी करदनियाँ बहुत ही सुशोभित लगती हैं। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, उससे उड़ रही है भीनी भीनी तेल की सी सुगंध गंध। फूली सरसों की पीली पीली, और सरसों है वो पीली पीली हो गई है, जिससे पूरे वातावरण में ऐसा लगता है जैसे चारों ओर से तेल की गंध है वो फैल गई है, पूरा वातावरण है वो तेलाक्त हो गया है। लो हरित धरा में झांक रहा, लो हरित धरा में झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। लो हरित धरा में, हरी हरी जो धरती है उसमें झांक रही है, नीलम एक पौधा होता है उसकी कली है, तीसी नीली उसकी कली है वो भी नीली नीली है, वो धरती पर अपनी ओर झांक रही है, धरती की तरफ वो देख रही है। आगे देखिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूल हैं उसमें हिलमिल करके रिलमिल करके हंस रही है सखियां मटर की। ऐसा लग रहा है जैसे सखियां हंसती हैं आपस में, उसी प्रकार से प्रकृति में जो है वो मटर की जो बेल है उसमें ऐसे हंस रही है, जैसे रंग रंग के फूलों से रिल मिल करके जो हंस रही है सखियां मटर की जो फली है वो ऐसे लग रही है जैसे कोई औरत अपने सखियों से मिल करके हंसती है। उसी प्रकार से मटर की फलियां हैं वो भी फूलों के साथ हिल मिल करके रिल मिल करके हंस रही हैं। मखमली पेटियां से लटकती, उसकी मखमली पेटियां सी लटक रही हैं। छिमियाँ छिपाई बीज की लड़ी, उसमें छिमियाँ छिपा रही हैं जैसे बीज की लड़ी उसके मटर के चारों ओर आ गई है। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग बिरंगी तितलियाँ हैं वो उनके चारों ओर फिर रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग बिरंगे जो फूल हैं उस पर सुंदर हैं वो तितलियां भी चारों ओर मंडरा रही हैं, फिर रही हैं।
फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूल हैं वो भी ऐसे लगते हैं जैसे फूले हुए फिर रहे हैं, उड़ उड़ के वृंतों से वृंतों पर, ऐसे लग रहे हैं जैसे फूल हैं वो एक दूसरे से फूले हुए फिर रहे हैं और उड़ रहे हैं वृंत यानी डंठलों से डंठल पर, एक दूसरे से दूसरे डंठल पर वे घूम रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियां की, अब सोने और चांदी की मंजरियां हैं, लद गई हैं आम के तरू की डाली। अब आम के पेड़ की डाली है वो भी सोने और चांदी की मंजरों से लद गई है। झर रहे हैं ढाक और पीपल के दल, झर रहे हैं ढाक और पीपल हैं उनके भी अब फल आ गए हैं, वो भी अब झर रहे हैं। हो रही है कोकिल मतवाली, और कोयल है वो भी काफ़ी मतवाली हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से बहुत ही अच्छा वातावरण हो रहा है। महक रहे हैं कटहल और मुल्कित और जामुन है, मुखलित हो रहे हैं जामुन है। कटहल वो भी महके महके से लग रहे हैं और जामुन वो भी खिले हुए से लग रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली और जंगलों में झाड़ी की बेर है वो भी अपने बेर लगने से वो झूल गई है। जंगल में झरबेरी झूली, जंगलों में झाड़ी की बेरी है वो भी झूल रही है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, फूले हुए हैं आड़ू नींबू और दाड़िम होते हैं वो अनार, आलू गोभी बैंगन मूली। चारों ओर से देखो अच्छा वातावरण हो रहा है, फूले हुए हैं आड़ू नींबू और दाड़िम, आलू गोभी बैंगन और मूली ये भी सारे फूले हुए लग रहे हैं। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी हैं, मीठे मीठे अमरूद हैं उनमें लाल लाल लकीरें सी पड़ गई हैं, यानी काफ़ी ये पक गए हैं अमरूद। पक गए हैं सुनहरे मधुर बेर, और सुनहरे मधुर बेर हैं वो भी अब पक गए हैं। आंवली के तरू की डाली जड़ी है, आंवली के पेड़ की जो डाली है वो भी पूरी तरह से जड़ गई है, उस पर भी आंवली के फल हैं वो भी लग गए हैं। लहले पालक मह मह धनिया, लहक रहा है पालक और मह मह कर रही है धनिया, उसकी भी काफ़ी खुशबू आ रही है। लौकी और सेम फली फैली हैं, लौकी और सेम की फलियां वो भी फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हो गए हैं लाल, मिर्चों की बड़ी हरी है थैली। मखमली टमाटर हैं, टमाटर वो भी मखमली होकर के लाल लाल हो गए हैं, और मिर्चों की बड़ी हरी थैली है वो भी काफ़ी पक गई है, यानी मिर्चों की भी मिर्च आ गई है, आने लगे हैं, सभी के फल आ गए हैं। आगे देखो, बालू के सर्पों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जिस प्रकार से बालू रेत होती है उसमें सांप जब लौटते हैं तो ऐसे ऐसे लाइनें सी पड़ जाती हैं, उसी प्रकार गंगा की जो सतरेती है सतरंगी जो रेती है उसमें भी ऐसे अंकित हो गया। हवा चलने से गंगा की सतरंगी रेती है वो भी बालू के ऊपर ऐसा लगता है जैसे सांप यहाँ पर लेट गए हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, यहाँ पर घास पात छाए हुए हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। सरपत का मतलब घास पात छाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। तट पर तरबूजों की खेती, गंगा नदी के तट पर तरबूजों की खेती। उंगली की कंगी से बुगले कलंगी संवारते हैं कोई, ऐसा लगता है वहाँ पर गंगा नदी के किनारे बैठे हुए बगुले हैं वो अपने कलंगी संवार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंगुली के कंगे से बगले हैं वो कलंगी संवारते हैं कोई, जैसे कोई बूढ़े व्यक्ति अपनी कलंगी संवारते हैं वैसे बगुले वहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी कलंगी संवार रहे हैं हाथों से, अपने पंजों से। तिरते जल में सुरखाब पुलिन है, मरगोटी रहती है छाई। तिरते हैं जल में सुरखाब, सुरखाब होता है देखो चक्रवाक पक्षी, चकवा पक्षी होता है उसको सुरखाब बोला जाता है। सुरखाब पक्षी हैं वो गंगा नदी के पुलिन तट पर ऐसे तैर रहे हैं। मरगोटी रहती है छाई, ऐसा लगता है चारों ओर से चक्रवाक पक्षी बैठे हैं तो ऐसा लगता है चारों ओर से मरगोटी छाई हुई है, चारों ओर से सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। सुख में हंसमुख लग रही है हरियाली हिम आतप, यानी सर्दी की जो सवेरे सवेरे सुबह की जो प्रकाश है उससे हरियाली है वो हंसमुख लगती है। सवेरे सवेरे के सर्दी के मौसम में जब सवेरे सवेरे के प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हरियाली होती है वो काफ़ी हंसमुख लगती है। सुख से अलसाए सोए, कुछ पौधे ऐसे लगते हैं सुख से अलसाए हुए हैं, कुछ ऐसे लगते हैं सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली के निशी में, भीगी हुई है अंधियाली रात्रि के समय में, भीगी हुई है अंधियारी, तारक सपनों में खोए हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे तारों के सपनों में वो खोए हुए हैं। भीगी हुई अंधियारी रात्रि के समय में ऐसा लगता है जैसे तारों के स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकट डिब्बे सा खुला है ग्राम, गांव ऐसा लगता है जैसे मरकत एक पन्ना होता है एक रत्न, उस सा खुले के समान ऐसे वो रत्न चमकता है, वैसे ही गांव होता है वो सवेरे में एक मरकत के डिब्बे के समान लग रहा है। जिस पर नीलम नभ है आच्छादित, जिस पर नीला आसमान है वो पूरी तरह से छाया हुआ है, आच्छादित है। निरुपम हिमांत के स्निग्ध शांत है, निरुपम इतना सुंदर हिमांत हिम से ढका हुआ और स्निग्ध और बिल्कुल शांत वातावरण है। निज शोभा से हरता है जनमन, इसकी शोभा से जनमन है वो अपना हर कर रहा है। इस प्रकार से ग्राम श्री कविता में ग्राम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने, और गाँव का भी वर्णन किया है। इसमें किस प्रकार से प्रकृति सुशोभित होती है जिससे
देखने में मन कितना रोमांचित हो जाता है, ये अपन ने इस पाठ में पढ़ा है। अगर किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।